विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग क्या हैं। और उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फैट का प्रवर्धक की तरह उपयोग कैसे किया जाता है, और उसमें हम बात कर रहे हैं स्रोत अनुगामी फैट प्रवर्धक की। तो खासियत क्या है कि इस प्रवर्धक की जो निवेशी प्रतिबाधा है वो अत्यधिक होती है और निर्गम प्रतिबाधा का मान कम होता है। इसे उच्च आंतरिक प्रतिबाधा के स्रोत और अग्र प्रतिबाधा के लोड के सुमेलन के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्रोत अनुगामी जो फैट है उसका एक यहाँ फिगर आपको दर्शाया है। तो यहाँ हमने एक फैट लिया है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि ड्रेन को हम सप्लाई दे रहे हैं VDD, और जो हमने लोड लगाया है वो कहाँ लगाया है, जिस पर हम आउटपुट नाप रहे हैं वो हमने लगाया है स्रोत और भू टर्मिनल के मध्य। अब यहाँ पर जो गेट और सोर्स के मध्य है वो इनपुट वोल्टेज दी जा रही है। अब इसका हम बना रहे हैं ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड सर्किट, और सिंप्लीफाइड सर्किट में हमने ये ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल बनाया है। तो यहाँ पर हमने GM-VGS को दिखाया है, इसके पैरेलल में जो ड्रेन रेजिस्टेंस है वो जुड़ा हुआ है, और जो GM-VGS जो धारा है वो किस में बह रही है, लोड से होकर बह रही है। लोड के एक सिरे पर इनपुट है दिखाया गया है, और दूसरे पर हमने दिखाया है गेट और सोर्स के मध्य, और दूसरा सोर्स और ग्राउंड के मध्य हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है। अब इसका ही एक और इसी का ही एक रिड्यूस रूप यहाँ दिखाया हमने कि गेट और सोर्स के मध्य जो वोल्टेज है वो VGS है, और यहाँ से जो बहने वाली धारा है ग्राउंड और सोर्स के बीच वो है GM-VGS। गेट और ग्राउंड के मध्य क्या दिया जा रहा है, इनपुट दिया जा रहा है। RD और RL क्या है, परस्पर पैरेलल में है, और उसमें धारा कौन सी बह रही है, GM-VGS बह रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं, तो हम जब सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि H पैरामीटर्स के लिए हमें 4 पैरामीटर मिलते हैं। H के HI, जैसे हम कॉमन एमिटर के लिए बात कर रहे हैं तो HIE मिलता है, HFE मिलता है, HRE मिलता है, HOE मिलता है। लेकिन ट्रांजिस्टर के लिए हम जानते हैं कि HRE VOE नेग्लिजिबल होता है, HOE का मान भी बहुत कम होता है। तो 4 की बजाय सिर्फ सिंप्लीफाइड मॉडल में 2 ही पैरामीटर रह जाते हैं, HIE और HFE। तो यहाँ पर जब हम H पैरामीटर से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं BJT का, तो इनपुट में तो इनपुट रेजिस्टेंस आ जाता है HI, जिसके अक्रॉस इनपुट वोल्टेज है, इनपुट धारा IB बह रही है, और जो लोड है उसमें जो दूसरा पैरामीटर बच जाता है वो हमारा करंट सोर्स बचता है, वो HFE IB है, ये धारा किस में से होके बहती है, लोड में से होके बहती है। तो ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है जिसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर बचते हैं, HIE और HFE। अब हम क्या करते हैं कि HFE और HIE का जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमें मिलता है IC/VBE, और IC/VBE कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस, इसलिए हम इसे लिखते हैं GM से। तो जो IC = HFE IB था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं GM-VBE से। तो जब हम इस HFE IB को GM-VB से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाता है ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो हमने ये फैट का भी इसी तुल्यता से ये ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल दिखाया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास GM-VBE की बजाय GM-VGS है और RL लगा हुआ है, लेकिन ड्रेन का एक और रेजिस्टेंस यहाँ पेयर हो रहा है RL के पैरेलल में, वो है RD। तो ये जो फैट का ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल बनाया गया है वो BJT की तुलना से ही बनाया गया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसी आधार पर जब हम देखें तो वोल्टा लब्धि जब हम निकालेंगे तो वोल्टा लब्धि का मान क्या होगा इस स्रोत अनुगामी के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि VI का मान होगा, वो होगा VGS + V0 के बराबर। यहाँ हमें दिख रहा है, ये हम इनपुट दे रहे हैं, किस किस में जा रही है, VGS में और ये V0। ये एक पूरा लूप अगर हम मान लें तो इनपुट वोल्टेज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, VGS और V0 में। तो यहाँ पर VI का मान होगा VGS + V0, या फिर VGS को मैं लिख सकती हूँ VI - V0। अब मुझे निकालना है आउटपुट वोल्टेज का मान। तो आउटपुट जो वोल्टेज अपीयर हो रही है इन दोनों टर्मिनल को मध्य है, और इन दोनों टर्मिनलों में यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्रतिरोध का, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, GM-VGS है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो प्रतिरोध होगा वो होगा RD/RL/RD + RL, और उसमें धारा बह रही है GM-VGS। तो जो वोल्टेज अपीयर होगी वो हो जाएगी V0 = GM-VGS × RD/RL/RD + RL। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। VGS का मान रख दिया, VI - V0। अब V0 वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं तो ये बन जाता है V0 कॉमन,
और ये टर्म बन जाती है 1 + GM/RD/RL अपॉन RD + RL इज इक्वल टू, यहाँ V0 वाली टर्म हट गई, सिर्फ VI वाली टर्म बच जाती है। तो GM/VBI/RD/RL अपॉन RD + RL। और अब हम V0 अपॉन VI हम जानते हैं वोल्टेज गेन है, तो इस वोल्टेज गेन का जब हम मान निकालते हैं तो मुझे मिल जाता है कि GM/RD/RL डिवाइडेड बाय RD + RL, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ RD और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मान, इसी तरह 1 + GM इंटू RD और RL के पैरेलल कॉम्बिनेशन का मान। तो या फिर यहाँ से हमें ये मिल जाता है, क्योंकि GM/RD मेरे पास होता है म्यू, तो GM/RD/RL का मान हो गया म्यू RL, RD + RL एलसीएम लेने से कट गया, तो यहाँ बन जाएगा RD + RL इंटू GM/RD को वापस पुनः मैं म्यू से रिप्लेस कर देती हूँ इंटू RL। तो यहाँ हम इसको म्यू के टर्म्स में भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं जनरली फैट के लिए क्या होता है कि RD का मान RL से बहुत अधिक होता है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात करती हूँ तो इसमें नीचे से RD कॉमन लूँगी तो 1 + RD अपॉन RL, और RD अपॉन RL का मान 1 से बहुत कम हो जाएगा, तो ये लगभग RD से RD कट के सिर्फ RL बचेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि AV का मान क्या हो जाता है अब इस स्थिति में, कि यहाँ RD अपॉन RL का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ RL बचेगा। तो इसलिए जो वोल्टा लब्धि मुझे मिलती है फैट प्रवर्धक के लिए, स्रोत अनुगामी के लिए, वो मिल जाती है GM/RL अपॉन 1 + GM/RL। और जब GM/RL का मान 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वोल्टा लब्धि क्या हो जाएगी, एकांक हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इसका निर्गत प्रतिबाधा का मान, और निर्गत प्रतिबाधा का मान हम निकालेंगे आउटपुट टर्मिनल के पर, तो V0 अपॉन I0, जबकि ये हमें मान निर्गत प्रतिबाधा का तब निकालना है जब इनपुट पे हमने कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो VGS का मान सीधे सीधे V0 के बराबर होगा। तो जो निर्गत प्रतिबाधा है वो हो जाएगी V0 अपॉन I0, और I0 का मान क्या होगा कि हम जानते हैं ओम के नियम से V = I × Z होता है, तो I = V × Y हो जाएगा, यानी एडमिटेंस का मान हम निकाल लेंगे। तो एडमिटेंस का मान इस परिपथ के लिए जब हम देखते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 1 अपॉन RL + 1 अपॉन RD + GM, ये है ट्रांसकंडक्टेंस का मान। तो Z0 = V0 अपॉन I0 हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RL + 1 अपॉन RD + GM, जो कि RD का मान पुनः RL से ज़्यादा है, इसलिए 1 अपॉन RD का मान हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Z0 = 1 अपॉन RL + GM, या फिर RL अपॉन 1 + GM/RL। और जब GM/RL का मान 1 से बहुत ज़्यादा होगा तो Z0 का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन GM के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जब GM/RL का मान 1 से बहुत ज़्यादा है तब उस स्थिति में जो स्रोत अनुगामी प्रवर्धक है वो एकांक वोल्टा लब्धि व कम निर्गत प्रतिबाधा वाले प्रवर्धक के रूप में काम करता है। तो इस तरह से हम प्रवर्धक का लाभ की हमने बात कर ली है फैट में। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन, और वो है वोल्टा नियंत्रक प्रतिरोध के रूप में, यानी जो प्रतिरोध है वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, वोल्टा के द्वारा। तो जो स्रोत और निर्गम के मध्य का जो प्रतिरोध RD है वो अगर VGS के द्वारा नियंत्रित हो तो वो फैट किसकी तरह काम करेगा, वोल्टा नियंत्रक प्रतिरोध की तरह काम करेगा। हम ये देख चुके थे आपके पास, इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैट के लिए उसमें हम VGS को कांस्टेंट रखते हैं, और VDS और ID के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलते हैं, ये हम देख चुके हैं अलग अलग VGS के लिए। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमें 3 क्षेत्र किसी भी कर्व के लिए मिलते हैं। एक तो ओमिक क्षेत्र होता है, दूसरा आपके पास संतृप्त क्षेत्र होता है, तीसरा भंजन क्षेत्र जो कि यहाँ नहीं दिखाया गया है। ओमिक क्षेत्र में हमारे पास हम देखते हैं कि जो ये पृथक करने वाली लाइन है उस पर VDS का मान होता है VGS - VP के बराबर, क्योंकि जो स्लोप बदलता है ये धारा तब तक बढ़ती है जब तक कि आपके पास ये धारा संतृप्त नहीं होती, और संतृप्त होती है पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद। ये हम फैट की वर्किंग में देख चुके हैं, इसलिए VDS का मान होता है VGS - VP, यानी ओमिक क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखा पर, वो जो कि हमने पिंच ऑफ वोल्टेज के लिए जो लाइन खींची है उस लाइन पर हम लिख सकते हैं कि VDS का मान VGS - VP के बराबर होगा। जबकि ओमिक क्षेत्र में, जहाँ पर कि वोल्टा बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, उस ओमिक क्षेत्र में VGS - VP का मान VDS से कम होगा। और यहाँ पर हमें ID का मान क्या मिलता है कि 2IDS अपॉन VP² VGS - VP इंटू VDS - VDS² अपॉन 2। और अगर VDS लगभग 0 हो जाए तो उस स्थिति में अल्प निर्गम वोल्टता की स्थिति में यहाँ पर हम इसकी तुलना में तुलनात्मक रूप से हम इसको कम कर रहे हैं। तो तुलनात्मक रूप से जब हम इसको कम करते हैं तो हमें अच्छे से मालूम है कि जो GM है उसका मान हो जाएगा ID अपॉन VDS, और वो उसके आएगा बराबर 2IDS अपॉन VP² VGS - VP। और यहाँ चूँकि हमने क्या किया है,
VDS को हम नीचे ले आए हैं, इसलिए ये एक VDS यहाँ से हट गया है, तो ये हो गया VGS माइनस VP माइनस VDS अपॉन 2। तो RD का मान, चूँकि RD क्या होता है, VDS अपॉन ID होता है, तो RD का मान इसका इन्वर्स रूप में आ जाएगा, और इसके इन्वर्स रूप में जब हम लिखेंगे तो ये मान हो जाएगा VP स्क्वायर अपॉन 2 IDS इंटू VGS माइनस VP। कब? जबकि VDS लगभग क्या है, 0 है, तो इसलिए लगभग 0 होने से इसको हमने यहाँ से हटा दिया है। अब हटा दिया तो इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, VGS की तुलना में इसको हटा दिया है, तो इसको 0 मानते हुए हमारे पास RD का रिलेशन ये मुझे मिल जाता है। और जब हम VGS इजिकल टू 0 रखते हैं तो मुझे मिल जाता है, ये VP भी एक कट जाता है, तो मुझे मिल जाता है VP अपॉन 2 IDS के बराबर किसका मान, ड्रेन रेजिस्टेंस का मान जो मुझे मिलता है वो मिल जाता है VP अपॉन 2 IDS के बराबर मुझे मिलता है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि आपके पास जो VDS की उपस्थिति से हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर तो ये रिलेशन लीनियर है, लेकिन जैसे ही VDS उपस्थित होता है उसकी वजह से ये रिलेशन क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है, अरेखिक हो जाता है। और इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट में हम क्या चेंजेस करते हैं कि VGS वोल्टा में VDS अपॉन 2 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसे इस इक्वेशन में अगर मैं देखूँ, मुझे VGS अपॉन 2 हटाना है नगण्य मानते हुए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, VGS में VDS प्लस 2 जोड़ते ही यहाँ पर ये माइनस के टर्म जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा, VDS प्लस VDS अपॉन 2 आप करेंगे जब इस इक्वेशन में, तो माइनस का VDS अपॉन 2 अपने आप हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, VG माइनस VP। और यही हम करना चाहते हैं। तो इस सर्किट में रिक्वायर्ड चेंजेस हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास इनपुट में हमने कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया, और गेट और ड्रेन के बीच भी हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो जब हम ये सर्किट बनाते हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं गेट और सोर्स के मध्य डेवलप वोल्टेज VGS है, ड्रेन और सोर्स के मध्य डेवलप वोल्टेज VDS है। तो जब मैं इसका तुल्य परिपथ खींचती हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि ये वोल्टा मैंने मान ली कि जो इनपुट वोल्टा है मेरे पास VC है, तो ये VC वोल्टेज यहाँ मेरे में लिखी है VC है, ये R लगा हुआ है, ये VGS हमने जोड़ दिया, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। अब ये जो आपके पास बिंदु है आपके पास, ये R1 का दूसरा सिरा, इसको मैं G कह सकती हूँ, यहाँ पे P की बजाय इस बिंदु को मैं G से भी मार्क कर सकती हूँ। तो इसको अगर मैं G से मार्क कर रही हूँ तो एक जो सिरा R का था वो इनपुट से जुड़ा हुआ था, वो मैंने इनपुट से जोड़ दिया, दूसरा गेट से वो जोड़ दिया यहाँ पे, और यही दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, R से, वो R से जोड़ दिया। R का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ड्रेन से, और ड्रेन और सोर्स के मध्य कौन सी वोल्टेज है, VDS है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। तो इसका रेड्यूस सर्किट ये मैंने यहाँ बना दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि अगर मान लीजिए करंट I1 यहाँ से घुस रही है और I2 प्रवेश कर रही है R2 में, तो किरचॉफ के करंट लॉ से क्या आना चाहिए, I1 माइनस I2 इजिकल टू 0। और I क्या होगी, आपके पास बहने वाली जो धारा है वो क्या होगी, वोल्टा। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टा है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VC माइनस VGS, और प्रतिरोध कितना है, R। तो धारा कितनी बहेगी इस प्रतिरोध में, VC माइनस VGS अपॉन R, जो कि I1 है। इसी तरह I2 का मान जब मैं निकालूंगी तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VGS माइनस VDS, क्योंकि इस पॉइंट पे VGS, यहाँ पे VDS, तो VGS माइनस VDS, और प्रतिरोध कितना है, R है। तो I1 माइनस I2 इजिकल टू 0 लगाने से मुझे क्या मिल जाता है, VC माइनस VGS अपॉन R माइनस VGS माइनस VD अपॉन R इजिकल टू 0। अब 1 अपॉन R कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया VC माइनस VGS, यहाँ माइनस साइन है इसलिए साइन बदल देंगे अंदर, तो माइनस VGS प्लस VDS इजिकल टू 0, या फिर ये बन जाता है 1 अपॉन R VC माइनस 2 VGS प्लस VDS इजिकल टू 0, या फिर यहाँ से मुझे मिल जाता है कि VGS का मान क्या होगा, VC प्लस VDS अपॉन 2। तो ये मान जब मुझे यहाँ मिल गया तो जो मेरे पास GM की इक्वेशन में लिखती आ रही थी, और GM की इक्वेशन मेरे पास क्या थी कि GM इजिकल टू 2 IDS अपॉन VP स्क्वायर VGS माइनस VP माइनस VDS अपॉन 2। तो यहाँ पर मैं ये VGS का मान पुट कर देती हूँ, और ये जब मैं VGS का मान रखती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है कि GM इजिकल टू, जो कि GM क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम है, ट्रांसकंडक्टेंस है ये, और ये ड्रेन रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम है, और ये मुझे क्या मिल जाता है कि 2 IDS अपॉन VP स्क्वायर VC प्लस VDS अपॉन 2 माइनस VP माइनस VDS अपॉन 2। तो यहाँ साफ दिख रहा है आपको कि VDS अपॉन 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा VC अपॉन 2 माइनस VP। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है मेरे पास GM, या फिर जिसका मान 1 अपॉन RD है, किसके लिए बराबर मिल जाता है कि 2 IDS अपॉन VP स्क्वायर VC माइनस 2 माइनस VP, VC अपॉन 2 माइनस VP। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जो ड्रेन रेजिस्टेंस है
अब वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, वीसी के द्वारा। और वीसी को हम देख चुके थे कि ये किस पर निर्भर है, वीसी का मान किस पर निर्भर है, वीजीएस पे निर्भर है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो जो आरडी का मान है वो निर्गम वोल्टता वीडीएस पर निर्भर नहीं है, यह किस पर निर्भर है, वीसी पर निर्भर है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है सोर्स और ड्रेन के मध्य वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जो ड्रेन रेजिस्टेंस है वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, वीसी के द्वारा, या फिर वीसी किस पर निर्भर है, वीजीएस पर, तो उसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है। इसलिए फैट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। धन्यवाद।